किसी जमाने में आलीशान रह चुके इस बड़े से डाक बंगले की हालत अब बहुत जर्जर हो चुकी थी। वो डाक बंगला कम और भूत बंगला ज्यादा लगता था। आसपास के लोग अपने बच्चों को उस तरफ जाने से रोकते थे और ऐसे ही वीरान पड़े डाक बंगले की तरफ काले लिबास में मूसलाधार बारिश के बीच एक औरत छाता लेकर तेजी से बढ़ती जा रही थी। उसके एक हाथ में एक बड़ा सा डब्बा था। वो डाक बंगले के बड़े से दरवाजे तक पहुंची ही थी कि किसी ने पीछे से आवाज देते हुए कहा, क्या केतकी काकी, तुमसे कितनी बार कहा है ये सबसे दूर रहो, लेकिन पता नहीं तुम्हारा क्या रिश्ता है कि तुम रोज ही यहाँ आना नहीं भूलती हो। अरे तुम दूर की बहन हो, दूर की, जिसकी जिम्मेदारी है वो जाने। केतकी गंभीरता से बोली, जिसकी जिम्मेदारी है उसकी तो मानवता मर गई है, क्या हम भी अपनी इंसानियत छोड़ दें? अरे कुछ भी हो, जब तक सांसें चल रही हो उसकी तब तक तो देखभाल करनी पड़ेगी। 2 वक्त का खाना तो कोई भी किसी को खिला देता है। मैं दूर की ही सही बहन तो हूँ। इतना कहकर केतकी डाक बंगले के भीतर चली गई। एक एक कदम बढ़ाती हुई डाक बंगले की सबसे आखिरी कोठरी की तरफ बढ़ रही थी, जहाँ से धीरे धीरे किसी के खांसने की आवाज आ रही थी। अपने हाथ में पकड़े डिब्बे को देखती हुई केतकी बोली, आज खाने में देर हो गई, वो भूख से परेशान होगी। केतकी उस कमरे के दरवाजे को खोलकर जैसे ही कमरे में गई, उसने देखा सामने जर्जर हो चुके पलंग पर हड्डियों का ढांचा जैसा एक शरीर जो किसी औरत की थी और उसकी सांसें हल्की हल्की चल रही थी। वह किसी शव की तरह एकटक छत की तरफ देख रही थी। केतकी उसके बगल में खाने के डिब्बे से खाना निकालते हुए बोली, तेरे लिए खाना ले आई हूँ, आज देर हो गई, बाहर मौसम बहुत खराब है, इस वजह से तुझे इंतजार करना पड़ा। आजा, तुझे खाना खिला दूं। लेकिन बिस्तर पर पड़ी उस बूढ़ी औरत ने सिर्फ आंखों की पुतलियों को घुमाकर केतकी की तरफ देखा और बोली, उसकी कोई खबर? क्या तू भी रोज रोज एक ही बात पूछती है? अरे अगर उसे आना होता तो कब का आ गया होता, अब वो नहीं आएगा। और वैसे भी तू उसे बुलाना क्यों चाहती है? तू जानती है ना उसके यहाँ आते ही क्या होगा। उस बूढ़ी औरत की आंखों से आंसू बह निकले और वो बोली, माँ का दिल है, नहीं मानता है। आंख बंद करने से पहले एक बार अपने बेटे को देखना चाहती हूँ। सुना है उसकी बिटिया भी बड़ी हो गई है। अपनी आंखों से एक बार अपने बेटे और उसके परिवार को देख लूं, उसके बाद मेरे जाने के बाद जो लिखा होगा वो तो होगा ही। वो इतना ही बोली थी कि उसका पूरा पलंग हिलने लगा और ऐसा लगा जैसे उस पूरे कमरे में भूचाल सा आ गया है। और अचानक उस बुढ़िया की आंखों में खौफ दिखने लगा और केतकी बोली, तुझे कितनी बार कहा है ऐसी बात मत किया कर। अब देख, उसे गुस्सा आ गया ना, अब उसे कैसे संभालेगी? बिस्तर पर सोई उस बुढ़िया ने कहा, तू मेरी बहन है, तुझसे कुछ नहीं छुपा है। तू जानती है सालों से मैं उसे अपने सीने से लगाई कैसे इस कमरे में कैद हूँ, लेकिन आखिर कब तक मैं उसे संभाल पाऊंगी? उस पूरे कमरे में किसी के गुर्राहट की आवाज फैलने लगी थी। कमरे की खिड़की दरवाजे अपने आप तेजी से खुल रहे थे और बंद हो रहे थे। केतकी ने घबराते हुए कहा, ये सब हम बाद में सोचेंगे, अभी उसे शांत कर, वरना ये डाक बंगले की जर्जर दीवारों में इतनी ताकत नहीं बची है कि इन सब चीजों को झेल पाए, और इस डाक बंगले के नीचे हमारी समाधि बन जाएगी। जल्दी कर, इसे शांत कर। और वो बुढ़िया अपने आसपास टटोलती हुई बोली, कहाँ है, कहाँ है उसके पालने की डोर, कहाँ है? और केतकी ने इधर उधर देखा। एक मोटी सी रस्सी उसके पलंग के नीचे गिरी थी। केतकी जैसे ही झुकी उस रस्सी को उठाने के लिए, पलंग के नीचे से एक अर्जली हाथ निकली और केतकी का हाथ पकड़ लिया। मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। इतने सालों से मैंने तुझे खाना खिलाया है, इतने सालों तक मैंने तुझे पाला है, मुझे छोड़ दे। अचानक केतकी का हाथ उसने छोड़ दिया और केतकी हाँफती हुई पसीने से लथपथ उठकर खड़ी हुई और वो मोटी सी रस्सी उस बुढ़िया के हाथ में देती हुई बोली, ये ले, और ये रहा खाना, खा लेना और उसको भी खिला देना। मैं चलती हूँ, कल आऊंगी। इतना कहकर केतकी भागती हुई उस कमरे से निकल गई और उसके निकलते ही कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया और उस बुढ़िया ने घबराते हुए उस रस्सी को धीरे धीरे खींचना शुरू किया और कुछ गुनगुनाने लगी। बुढ़िया के गुनगुनाते ही सब कुछ धीरे धीरे शांत होने लगा और उस पूरे डाक बंगले में बच्चे की किलकारी गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बच्चा हंस रहा है, खेल रहा है और बहुत उधम मचा रहा है। और उस पूरे वीरान पड़े डाक बंगले में एक चहल पहल सी होने लगी थी।
मीलों दूर मुंबई शहर के एक आलीशान अपार्टमेंट में एक फ्लैट में डाइनिंग टेबल पर बैठे हस्बैंड वाइफ मुकेश और आंचल और उनकी 8 साल की बेटी पलक तीनों ही आपस में हंसी मजाक करते हुए खाना खा रहे थे। और तभी पलक नाराज होते हुए बोली, पापा ये क्या, मेरे समर वेकेशन स्टार्ट हो गए हैं और आप इस बार भी मुझे लेकर कहीं नहीं जा रहे हैं। मुझे कहीं जाना है मतलब जाना है। मेरे सारे फ्रेंड घूमने जाते हैं और मैं कहीं नहीं जाती। इनफैक्ट मैं तो दादी और नानी के घर भी नहीं जाती। और ये सुनकर आंचल बोली, हाँ मुकेश, पलक ठीक कह रही है, हमें भी कहीं आउटिंग पर चलना चाहिए। इस बार कहीं प्लान करो ना प्लीज। ठीक है बाबा, जैसी तुम लोगों की आज्ञा। मैं कल ही छुट्टी लेने के लिए बात करता हूँ और हम लोग कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर घूमने चलते हैं। आंचल तुम और पलक अपनी पैकिंग शुरू कर दो। पलक और आंचल दोनों खुशी से चहक उठे। पलक अपने सामान की लिस्ट बनाने लगी और आंचल खुशी खुशी अपनी बेटी से बात करने में मगन हो गई। तभी बाहर जोर से बादल गरजे और बिजली चमकी और झमाझम बारिश शुरू हो गई। मुकेश खाना खा चुका था। डाइनिंग टेबल से उठकर हाथ धोकर वो हॉल की खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया और उस रात में हो रही झिमझिम बारिश का आनंद लेने लगा। तभी उसके मोबाइल का रिंग बजा और मुकेश ने पूछा, कौन है आंचल? और आंचल मुंह बनाती हुई बोली, तुम्हारी मौसी, केत की मौसी। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, रोज इस वक्त फोन करती हैं। और मुकेश गहरी सांस लेकर बोला, तुम नहीं जानती हो इनकी वजह से ही हम कितने रिलैक्स हैं। इधर फोन लाओ। और मुकेश ने फोन ले लिया और कान से लगाते हुए बोला, प्रणाम मौसी, कैसे हैं आप? दूसरी तरफ केतकी की गंभीर आवाज आई, मेरी छोड़ो मुकेश, आज भी मैंने तुम्हें वही कहने के लिए फोन किया है। मुकेश, तुम्हारी माँ अपने आखिरी वक्त में है। मैं नहीं जानती उनकी सांसें कब तक चलेंगी। उनका शरीर मात्र हड्डियों का ढांचा बनकर रह गया है और अब वो बस एक बार तुम्हें तुम्हारे परिवार के साथ देखना चाहती हैं। और मुकेश आंचल और पलक की तरफ देखता हुआ बोला, मौसी आप जानती है मेरी मजबूरी, मैं चाहकर भी नहीं आ पाता हूँ, मेरा काम ही ऐसा है। केतकी कड़ी आवाज में बोली, मैं खूब समझती हूँ मुकेश, ये काम का बहाना, और ये सब तो तुम मेरे सामने मत ही बनाओ तो अच्छा है। और हाँ, कह दो अपनी बीवी से कि अगर तुम्हारी माँ ने अपनी आंखें बंद कर दी और उनकी इच्छा अधूरी रह गई तो यहाँ की जायदाद के बारे में तो वो भूल ही जाए। जब तुमने बेटे होने का कोई फर्ज अदा नहीं किया तब तुम्हें किस बात का अधिकार दिया जाए। आज के बाद मैं तुम्हें दोबारा फोन नहीं करूंगी। अगर आना हो तो एक बार आकर अपनी माँ को देख जाना। मुकेश ने फोन डिस्कनेक्ट किया और वहीं सोफे पर बैठकर अपना सर पकड़कर कुछ सोचने लगा। तब आंचल बोली, क्या आज भी वो वही बात कर रही थी? और मुकेश ने आंचल की तरफ देखते हुए कहा, वो कुछ गलत भी तो नहीं कह रही है आंचल? और आंचल नफरत भरी आवाज में बोली, बिल्कुल नहीं, मैं अपनी बेटी को लेकर उस जगह बिल्कुल नहीं जाने वाली हूँ। तुम्हें जाना हो तो तुम जाओ, और मैं तो कहती हूँ तुम जाओ और इस बार जाकर सब कुछ बेचकर सारे पैसे लेकर आओ। हम यहीं पर अपने लिए एक बड़ा सा घर देखेंगे। आखिर हम कब तक इस छोटे से फ्लैट में मैनेज करेंगे? पलक भी बड़ी हो रही है। इन लोगों की बात ध्यान से सुन रही छोटी सी पलक ने कहा, इसका क्या मतलब है पापा? क्या मेरी दादी है? लेकिन आप लोग तो कहते थे कि मेरे दादा दादी नहीं है। तो ठीक है, इस बार मैं समर वेकेशन पे दादी के यहाँ ही जाऊंगी। इससे पहले आंचल कुछ कहती ही मुकेश बोला, ठीक है, तो हमारी बिटिया की यही मर्जी है तो यही सही। इस बार हम समर वेकेशन में अपने घर जाएंगे, जहाँ पलक अपनी दादी से भी मिलेगी और देखेगी अपने आलीशान डाक बंगले को। आखिर हमारी पलक किसी राजकुमारी से कम थोड़ी है, तो उसके पास बड़ा सा पैलेस होना ही चाहिए, डाक बंगले जैसा। पैलेस का नाम सुनकर पलक खुशी खुशी ये बात अपने दोस्तों को फोन करके बताने चली गई और आंचल हैरानी परेशानी से मुकेश को देखती रही। और मुकेश तो अपना फैसला सुना ही चुका था। तो मुकेश ने आंचल से कहा, सारी तैयारियां कर लो, मैं अभी फोन पर अपने बॉस से बात करता हूँ और कुछ दिनों के लिए छुट्टियां ले रहा हूँ। हम कल सुबह ही घर के लिए निकलेंगे। अगले दिन सुबह से ही बहुत तेज बारिश हो रही थी। मौसम ऐसा विकराल हो गया था कि लग रहा था जैसे आज सब कुछ बह कर ले जाएगा। मुकेश, आंचल और पलक तीनों ही गाड़ी में सामान रखते रखते लगभग भीग चुके थे और जल्दी से गाड़ी में बैठते हुए मुकेश ने बोला, मौसम इतना कैसे बिगड़ गया? ये मुंबई की बारिश का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन ऐसा अंधकार हाथों हाथ नहीं सूझ रहा है, लग ही नहीं रहा जैसे सुबह का वक्त है। लेकिन आंचल कुछ नहीं कह रही थी, बस गुमसुम सी बैठी हुई थी। छोटी सी पलक पीछे बैठे हुए अपने डाक बंगले, अपनी दादी और सारी चीजों के बारे में बड़े उत्साह से सब कुछ पूछते जा रही थी और मुकेश हर संभव कोशिश कर रहा था उसकी जिज्ञासा को शांत करने की। काफी देर तक मुकेश और पलक बातें करते रहे और अचानक से आंचल चीखती हुई बोली,
बकवास बंद करो तुम लोग अपनी। क्या तुम लोग थोड़ी देर चुप नहीं रह सकते? तुम्हें दिखाई नहीं देता मेरा सर में कितना तेज दर्द हो रहा है? अचानक आंचल के इस बर्ताव से मुकेश और पलक दोनों ही हैरान थे। मुकेश ने कहा, क्या हो गया है आजकल, तुम ऐसे क्यों बर्ताव कर रही हो? देखो, मैं जानता हूं तुम वहां नहीं जाना चाहती हो, लेकिन पलक के लिए। और आंचल मुंह घुसाकर बैठ गई। 8 घंटे की लगातार ड्राइविंग के बाद मुकेश अपने परिवार को लेकर आखिरकार अपने पुश्तैनी गांव पहुंच चुका था। रास्ते में जो कोई भी मुकेश को देखता, सब नफरत से मुंह मोड़ लेते। ऐसा लग रहा था जैसे सबके मन में मुकेश के लिए सिर्फ और सिर्फ घृणा ही घृणा है। मुकेश सबकी नफरत को बखूबी समझ रहा था, लेकिन फिर भी बड़ी हिम्मत करके आगे बढ़ता जा रहा था। और गांव के आखिरी में बने अपने बड़े से डाक बंगले के बाहर पहुंचकर मुकेश ने जैसे ही गाड़ी को ब्रेक मारा, आंचल को लगा जैसे वो नींद से जागी हो और उसकी नजर पड़ी उस सुनसान वीरान खंडहर नुमा डाक बंगले पर। और डाक बंगले पर नजर जाते ही आंचल को सिहरन सी होने लगी। आंचल को ऐसा लगा जैसे उसके पूरे शरीर पर कुछ अजीब सी चीज चुभ रही है। और आंचल अपना हाथ सहलाते हुए बोली, पलक, यही है डाक बंगला। और अपने मन में बोली, इतने सालों बाद भी यहाँ की हवाएं उसी का नाम ले रही है। यहाँ का हर एक जर्रा जर्रा उसी के नाम पर चीख रहा है।